नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंदौर के कलेक्टर श्री लोकेश जाटव। श्री लोकेश 2004 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इंदौर में आने से पहले वे डिंडोरी, मंडला, राजगढ़, नीमच, बहुत सारी जगह कलेक्टर रहे हैं। मंडला में काम करते दौरान उन्होंने एक 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए एक ऐप बनाया, जिसके बाद 17 बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। उन्हें ई गवर्नेंस के लिए विशेष पुरस्कार मिला और नवाचार करने वाले कलेक्टर के रूप में उनकी ख्याति है। सौम्य है, सज्जन है और सबसे बड़ी बात यह है कि सौम्यता के साथ साथ सख्त प्रशासक भी हैं। लोकेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 6 जिलों में काम करने के बाद, जो छोटे ज़िले थे, ग्रामीण परिवेश वाले ज़िले थे, उन 6 जिलों में काम करने के बाद आपको इंदौर जैसा एक बड़ा ज़िला मिला, जिसका नेचर बिल्कुल अलग है। आपने अभी तक जिन जिलों में काम किया वो ग्रामीण परिवेश वाले ज़िले हैं, डिंडोरी है, मंडला है, नीमच है, राजगढ़ है और रायसेन है। अब इंदौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसका अपना एक तासीर है, उसकी अपनी एक ज़रूरतें हैं। दोनों में काम करने में क्या अंतर आप पाते हैं और क्या नई चुनौतियां आपको लगती हैं इंदौर में? हर ज़िले में 3 बेसिक आवश्यकताएं तो होती हैं जो प्रशासन से अपेक्षाएं होती हैं सभी की, कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सामान्य रहे, जो विकास योजनाएं चल रही हैं उनमें गति एक मेंटेन रहे, और तीसरा कोऑर्डिनेशन का। ज़िले का आकार, प्रवृत्ति, तासीर जो भी हो, ये 3 चीज़ें तो हर ज़िले में एक प्रशासक से अपेक्षा की जाती है। कानून व्यवस्था तो उसकी प्रायोरिटी है ही। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके अतिरिक्त जो ये जो 3 कॉमन एलिमेंट्स हैं, इसके अतिरिक्त हर ज़िले की अपनी एक तासीर होती है, अपना एक फ्लेवर होता है, और उसी तासीर में जो उस ज़िले की चुनौती होती हैं वो निहित होती हैं। और मुझे लग रहा है कि इंदौर ज़िला अन्य ज़िलों से इस तरह भिन्न है कि एक ज़िले के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो उनका नेचर होता है, उसका एक मिक्स इंदौर ज़िले में देखने को मिलता है। लेकिन शहरी क्षेत्र में इतनी बड़ी जनसंख्या जो निवासरत है, उनको बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना, और जो जनसंख्या का एक जो प्रेशर होता है उससे जुड़ी जो चुनौतियां होती हैं, मुझे लग रहा है ये सबसे ज़्यादा प्रदेश में इंदौर ज़िले में ट्रैफिक की चुनौती है। एग्जैक्टली। हमारी जो मेट्रो ट्रेन आने की बात हो रही है, स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, BRTS को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होने लगी हैं। ये तमाम चुनौतियां दूसरे जिलों में नहीं है, लेकिन इंदौर में है। एग्जैक्टली। तो ये आप इसको किस रूप में लेते हैं? मेरा ये मानना है कि जहाँ चुनौती होती हैं, और जितनी ज़्यादा चुनौती होती हैं, काम करने के उतने ही अच्छे अवसर वहाँ पे होते हैं। चुनौतियों को अवसर के रूप में स्वीकार कर कर कैसे हम शहर को व्यवस्थित कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, शहर के जो नागरिक हैं कैसे उनको हम बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, इसका पूरा प्रयास हमारा रहता है। इसी दिशा में पूरा समय और ऊर्जा, इसी जो प्रबंधन से जो जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उसी में हमारा जाता है, और प्रयास होता है कि कैसे अपनी टीम को संगठित कर उनसे एक सबसे बेहतरीन आउटपुट लेकर हम ज़िले के लिए जो अच्छा कर सकते हैं उसका प्रयास करते हैं। सर, आप जब दिसंबर में आपकी पोस्टिंग हुई, लगभग नई सरकार आई है, उसके तुरंत बाद ही जो रीशफल्स हुआ उसमें आपकी पोस्टिंग या दिसंबर में हुई, थोड़ा ही समय आपको मिला होगा कि लोकसभा चुनाव की गतिविधियां शुरू हो गई। और लोकसभा चुनाव बहुत बड़ी चुनौती होती है निश्चित रूप से किसी भी प्रशासन के लिए, शांतिपूर्ण और निर्भीक चुनाव कराना। और इतना बड़ा जिला है और पॉपुलेशन यहाँ लगभग 30 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है, उससे ज़्यादा है। तो ये सारी जो विकास की बात आप कर रहे थे या जो मॉडल की बात आप कर रहे थे, वो उसके लिए आपको उतना समय नहीं मिला, मैं जानता हूँ। लेकिन चुनावी तैयारियां किस तरह की हैं जिले में अभी इस समय आपकी? चुनावों की जो प्रारंभिक तैयारियां हैं वो लगभग हमने पूर्ण कर ली हैं, और जैसे ही चुनाव नज़दीक आता जाएगा हमारी तैयारियां, प्लस चुनाव जैसे नज़दीक आता है तो चुनाव के जो बहुत अलग अलग चरण होते हैं, उन चरणों के हिसाब से जो अपेक्षित कार्यवाही होती है उसकी हमने एक प्रॉपर प्लानिंग कर ली है। चुनाव
सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए सबसे आवश्यक होता है अपनी एक अच्छी टीम का गठन करना। हमने अपने जो भी चुनाव की गतिविधियां होती हैं उन प्रत्येक गतिविधियों को क्लस्टर करके 20 नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं, जिनकी हम लोग साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। ये तो हुआ हमारे जो हमारे प्रशासनिक स्तर का काम है। सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है कि वोटर्स को हम जितनी ज़्यादा सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं उसका हम प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारा ये प्रयत्न रहेगा और प्रतिबद्धता भी रहेगी कि हमारे ज़िले के प्रत्येक मतदान केंद्र में मतदाताओं के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हम लोग सुनिश्चित करा सकें। 19 मई को हमारे ज़िले में क्योंकि वोटिंग होनी है और गर्मी मुझे लग रहा है उस टाइम काफ़ी ज़्यादा रहेगी, चरम पर होगी, चरम पर हो सकती है, और चुनावी माहौल भी उस समय चरम पे होगा, तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते दोनों गर्मी, पॉलिटिकल गर्मी और सीजनल गर्मी दोनों रहेंगी उस समय। तो उसका जो मिक्स बनेगा, उसका जो कॉकटेल बनेगा, मुझे लग रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे मतदान केंद्रों पे मतदाताओं को अधिक सुविधा हम लोग उपलब्ध करा सकें। इसके अतिरिक्त जो एक और हमारी चुनौती थी कि मतदाता सूची को लेके किसी भी वोटर अथवा कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी के मन में कोई भी संशय ना हो, उसकी क्लीनिंग का हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के माध्यम से उन्होंने जो बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए हैं उनके माध्यम से हमने प्रयास किया है कि हमारी जो मतदाता सूची है उसमें शुचिता बनी रहे। सर, बीच में चर्चा हुई थी, एक अखबार में भी ये था कि बड़ी संख्या में फर्जी मतदाता है, हालांकि मसला डुप्लीकेट मतदाताओं का ज़्यादा था, डुप्लीकेसी का ज़्यादा था। हाई कोर्ट ने आपको तलब किया था, हाई कोर्ट में भी आपने अपना पक्ष रखा था, तब ये कहा गया कि सब बड़ी 50,000 से ज़्यादा। असलियत क्या है? डुप्लीकेसी है, क्या है असलियत, इसमें क्या है? मैं चाहूँगा कि एक बार ये भ्रम दूर होना चाहिए हमारे दर्शकों को कि वास्तव में जो मतदाता सूची को लेकर है उसकी असलियत क्या है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आवश्यक प्रश्न है, चुनाव क्योंकि से सीधा जुड़ा हुआ प्रश्न है। मतदाता सूची जो तैयार करने का काम होता है, ये तकनीकी रूप से एक प्रोटोकॉल, एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसमें किसी एक व्यक्ति या एक स्तर इन्वॉल्व नहीं होता है। प्रक्रिया शुरू होती है हमारे बीएलओ के स्तर से, जब नाम जोड़ने के आवेदन प्राप्त होते हैं। उसके बाद उस नाम जो भी हमें फॉर्म्स प्राप्त होते हैं नाम जोड़ने के, नाम काटने के या मतदाता सूची में संशोधन के, वो सारे के सारे फॉर्म से हमारे जो तहसीलदार स्तर के अधिकारी, जिन्हें हम EROs कहते हैं, उनके पास जाते हैं। वो उसमें समरी इंक्वायरी, AERO के पास जाते हैं, उसमें वो समरी इंक्वायरी करते हैं। समरी इंक्वायरी करने के बाद हमारे जो ERO, जो एक SDA में डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी होते हैं, उनके पास जाता है। तो इतने फिल्टर और इतने चेक लग के बाद ही कोई ना कोई नाम जुड़ता है या मतदाता सूची से हटता है। दूसरी बात ये कि पिछले कुछ वर्षों में जो सबसे अच्छी बात हुई वो है चुनाव मतदाता सूची तैयार करते वक्त तकनीक का उपयोग। ये जो पूरा प्रोसेस है ये कंप्यूटरीकृत प्रोसेस है। हम फॉर्म ज़रूर हार्ड कॉपी पे लेते हैं, लेकिन उसकी जो प्रोसेसिंग का काम है और मतदाता सूची जो अद्यतीकरण करने का काम है, वो पूरी की पूरी जो कार्यवाही है वो एक कंप्यूटरीकृत प्रोसेस से होती है। और वो एक बहुत ही, उसके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं वो बहुत ही गंभीरता से उसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए ये जो कुछ बातें इस तरह के अखबार में छापी थी, हमने तत्काल अखबार को लिखा था कि आप इसका खंडन छापिए, क्योंकि आपने पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन जो बातें हैं वो अपने अखबार में प्रकाशित की हैं। माननीय हाई कोर्ट ने अपने समक्ष में जो ये समझना चाहा था कि एक्चुअली इलेक्टोरल रोल जब हम बनाते हैं उसकी प्रोसेस क्या होती है, तो वो कोर्ट के सामने जब प्रस्तुतिकरण दिया तो कोर्ट ने भी उस चीज़ को स्वीकार किया कि जो प्रोटोकॉल डिफाइन है और जो प्रक्रिया ECI ने निर्धारित की है उसका पालन ज़िले में किया गया है। जो याचिकाकर्ता थे या अखबार जिस बिंदु को लेके मुझे लगा है कंफ्यूज हुए थे, वो एक डुप्लीकेट लिस्ट होती है, नामों का डुप्लीकेशन है। मेरा नाम मल्लारगंज में भी है, मेरा नाम पालीवाल नगर में भी है। एक फैक्टर ये भी है। दूसरा, आप देखें कि हमारे देश में कभी हम लोग, जब मैं इससे पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में पता था, तो जब हमारे सीनियर से हमारी बात होती, हम लोग मजाक में ये बात कहते थे कि इलेक्शन ऑफिस में आके पता चलता है कि हमारे देशों में नामों की बहुत कमी है, क्योंकि इतने सारे कॉमन नाम हो जाते हैं और जब हम उसको लिस्ट में देखते हैं तो हमें लगता है कि एक ही मतदाता का नाम कई बार आ गया है, तो 1000 बार मोहनलाल आता है। एग्जैक्टली। आप देखें, अब जैसे कुछ नाम ऐसे हैं जो बहुत ही कॉमन हमारे घरों में पाए जाते हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे सोसाइटी है, कॉलोनी है, वहाँ पे कई नाम एक ही व्यक्ति के होते हैं, जिससे कई बार एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है कि क्या मतदाता सूची में
गलत तरीके से नाम आ गए हैं। लेकिन जब हम उसका पूरा विश्लेषण करते हैं, और इलेक्शन कमीशन ने स्वयं हमें एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया है जिसके माध्यम से हम DSCs, डेमोग्राफिकल सिमिलर एंट्रीज जो होती हैं, एक ही नाम, एक ही आयु, एक ही नाम, उनके जो रिलेशंस होते हैं, पिता का और नाम या एक पति ही का जगह नाम, पे नाम वो होना, एक ही स्थान एग्जैक्टली पे। तो इस तरह के सारे डेटा हैं वो हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध होते हैं। और जैसे ही हमें ये सूची प्राप्त होती है, हम सर्वप्रथम उसका भौतिक सत्यापन कराते हैं अपने अधिकारियों के माध्यम से। और ऐसे प्रकरण जहाँ पे पाया जाता है कि वोटर के नाम सिमिलर हैं, कई बार ये भी देखा गया है कि उस वोटर का नाम, उसके पिता का नाम एक अन्य वोटर उसके पिता के नाम से मैच करता है, तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में उसको फ्लैग कर देते हैं कि ये गलत एंट्री नहीं है, ये सही एंट्री है। तो जो याचिका लगाई गई थी और हमने जो अभियान चलाया, उसमें मात्र हमें 1100 नाम ऐसे मिले जो डुप्लीकेट की श्रेणी में आए थे। जब हमने उसका भौतिक सत्यापन कराया तो हमने देखा कि नहीं, नाम कॉमन जरूर है लेकिन फर्जी नहीं, डुप्लीकेट नहीं है। जी हाँ। और कभी डुप्लीकेट ऐसे नाम मिल जाए तो उनको हटाने की एक सिस्टम होगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो वही मैंने बताया कि अगर हमें डुप्लीकेट नाम मिलते भी हैं जो हमारी लिस्ट में आती है, हम सबसे पहले उसका एक भौतिक सत्यापन कराते हैं, और भौतिक सत्यापन कराने के बाद इस बात की तस्दीक करते हैं कि नाम डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर नाम डुप्लीकेट होता है तो उसको हम अपनी मतदाता सूची से हटा देते हैं। सर, चूंकि आप निर्वाचन आयोग में रहे हैं, उप निर्वाचन अधिकारी रहे हैं आप, और आपने पूरा उप निर्वाचन आयुक्त रहे हैं आप, देखा है आपने, बहुत शोर मचता है ईवीएम मशीन को लेकर, पूरे देश में शोर मच रहा जी है हाँ, कि भाई ये हैक हो जाती है, ये सेट हो जाती है, इसमें गड़बड़ हो जाती है। और अब कई दिनों ने तो किताबें भी लिख डाली, उसकी प्रीफेस भी बहुत बड़े बड़े नेताओं ने लिखा। अब कुछ दूसरे दल कहने लगे कि भाई ये तो गड़बड़ है, इसको हैक किया जा सकता है और बैलेट पेपर से होना चाहिए। क्या कहीं से भी कोई गुंजाइश है ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ करने की? कि ये बात मैं ना सिर्फ ऑफिशियल कैपेसिटी में, क्योंकि मैंने चुनाव की प्रक्रिया को बहुत नज़दीक से देखा है, मैं अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में भी ये दावा कर सकता हूँ कि ईवीएम मशीन है वो 100% सही रिज़ल्ट दिखाती है। और जो वोटर अपना जिस अभ्यर्थी को अपना मत देता है उसी का संकलन वो हमें दिखाती है, उसमें कोई भी टैंपरिंग की या और भी तकनीकी त्रुटि की गुंजाइश नहीं है। उसकी जो सबसे तकनीकी खासियत ये है कि वो सिंगल प्रोग्रामेबल मशीन होती है। एक बार प्रोग्रामिंग करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के समय, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसके बाद उसमें कोई भी तब्दील करना संभव नहीं कोई है। दूर से उसमें उसको हैक नहीं कर सकता, दूर से कोई छेड़छाड़ या उसको गाइड नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं, बगैर बिल्कुल हाथ लगाए उसको कुछ भी बिल्कुल नहीं कह नहीं, सकता। बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल। ये फिर जो पॉलिटिकल दावे होते हैं, लोग कह रहे हैं, बार बार कोई कहता है कि हम हैक करके दिखाएंगे, हमको मौका दिया जाए। चुनाव आयोग ने हालांकि चैलेंज भी दिया था कि भाई बिना हाथ लगाए दिखा ली, कोई आया नहीं। अमेरिका के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि ये हैक किया जा सकता है, पूरा एक मंडल था। ये क्या है, ये सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट है या? देखिए, कई लोगों के मन में बहुत सारे कारणों से कुछ संशय की स्थिति या भ्रम की स्थिति रहती है, लेकिन ईवीएम जिस तरीके से तैयार की गई है उसमें इस तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और दावा तो दावा होता है, ज़रूर नहीं कि हर बार वो सही हो, दावा गलत भी हो सकता है। उसके मंतव्य भी गलत हो सकते हैं, कोई दूसरे राजनीतिक पॉलिटिकल उद्देश्य से भी इस तरह के दावे बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि उसके बहुत सारे कारण उसके पीछे पॉसिबल हैं, बट ईवीएम अपने आप में एक बहुत ही विश्वसनीय मशीन है। सर, इंदौर में कितने संवेदनशील मतदान केंद्र आप पा रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि वोटिंग वाले दिन कुछ गड़बड़ हो सकती है, हिंसा हो सकती है? और चूंकि इंदौर केंद्रीय चुनाव आयुक्त ने भी कहा था, जो वीसी ली थी आप लोगों की, कि भाई इंदौर जो है वो पैसे वालों का शहर है, उद्योगपतियों का शहर है, तो यहाँ काले धन का भी बहुत दुरुपयोग हो सकता है। 2 दिन पहले छापे हुए ही हैं, उसमें बड़ी मात्रा में काला धन मिला ही है इंदौर में और दूसरी जगह पे। उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? देखिए, इंदौर ज़िले में कुल 2881 मतदान केंद्र हैं, जिसमें हमने प्रारंभिक चरण में करीबन 504 मतदान केंद्रों को संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया है। और वहाँ पर हम लोग बहुत ही मैन पावर और आईटी का उपयोग करके, दोनों के कॉम्बिनेशन के रूप में वहाँ पर हम लोग एडिशनल व्यवस्था करेंगे। यथासंभव अधिकांश हमारे जो संवेदनशील केंद्र हैं वहाँ पे हम लोग CAPF डिप्लॉय करेंगे, जो केंद्रीय रिजर्व बल होता है,
उसमें लोकल पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उनका हाफ सेक्शन डिप्लॉय करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संवेदनशील मतदान केंद्र में हम लोग सीसीटीवी या वेबकास्टिंग का भी उपयोग करेंगे। वहाँ पे जो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति होगी उनकी हम लोग एडिशनल ब्रीफिंग भी करते हैं, क्योंकि आप एक संवेदनशील मतदान केंद्र में आपकी नियुक्ति हो रही है तो वहाँ आपको इन बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा जो आपने प्रश्न किया है वो एक्सपेंडिचर से संबंधित है। हमारे ज़िले में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 5 विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनको एक्सपेंडिचर सेंसिटिव घोषित किया गया है, लेकिन हमने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आयोग के निर्देशानुसार 3 फ्लाइंग स्क्वाड हमारे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ये राउंड द क्लॉक 24/7 काम करते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे ही निर्वाचन की घोषणा अधिसूचना जारी होगी, अभी निर्वाचन की घोषणा हुई है, 22 अप्रैल को हम लोग निर्वाचन की अधिसूचना जारी करेंगे। अधिसूचना जारी होने के समय से ही हम लोग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एसएसटी भी लगाएंगे और एक्सपेंडिचर सेंसिटिव हमारे जो पॉकेट्स हैं वहाँ पे हम लोग एहतियात के तौर पे एडिशनल एफएसबी लगाएंगे। हमारी टीम ने अभी तक जो जांच की है, फ्लाइंग स्क्वाड ने जांच की, उन्होंने अभी तक 44 लाख रुपए जो कि नगद है वो अभी उन्होंने सीज़ किया है। और इस पूरी कार्रवाई में हमारे ऐसे जितने भी हमारे शहर में आने के जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमारी टीम काम कर रही हैं। एयरपोर्ट है, रेलवेज़ हैं, हमारे जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स हैं वहाँ भी हमारी टीम काम कर रही हैं। और इसी क्रम में जो सबसे बड़ी कैश की जो जब्ती हुई थी वो 29,50,000 रुपये एयरपोर्ट को वो बेतमा में हुआ था। बेतमा में वो जब्त जो किया गया हवाला कारोबारी एग्जैक्टली। तो लेकिन हम लोग वहाँ पे ही नहीं रुके, हमारा ये था कि उद्देश्य ये था कि जो कैश जब्त हुआ है ये तो एक एंड पॉइंट है, इसका जो सोर्स है वहाँ तक हमें पूरा अपना इन्वेस्टिगेशन करना है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से हमने वो जांच कराई और उस जब्ती के आधार पर 72 लाख अतिरिक्त रुपए की राशि आयकर विभाग द्वारा उसमें जब्त की गई, जो कि एक बड़ी कार्रवाई थी। सर, पर इसमें आम व्यापारी परेशान होता है, वो अपनी दुकान पे पैसा छोड़ नहीं सकता। आप जानते हैं कि स्थिति क्या है, रोज चोरियां होती हैं, शटर टूटते हैं। वो अपनी दुकान से थोड़ा सा गल्ला बाहर ले जाए 1.5 लाख रुपए का तो आपकी टीम पकड़ लेती है। तो कहीं ना कहीं व्यापारी जो है आम, उसकी बड़ी परेशानी हो रही है। वो उसका पैसा एक नंबर का है, बैंक से लाया है, सब करा है, मगर वहाँ जो अधिकारी होते हैं वो इतने लकीर के फकीर होते हैं कि वो मानने को सुनने को तैयार नहीं होते। 2 दिन पहले बहौर हुआ कि ये घटना की 1,69,000 रुपये एक नौजवान के पास गए, वो अपनी दुकान बंद करके आ रहा था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था कि भाई ये जो है वो उसका व्यापारिक पैसा है ये, और अंततः जो है उसको परेशान होना पड़ता है। इसका कोई हल नहीं निकाला जा सकता? आयोग के निर्देश बहुत स्पष्ट हैं कि हमें सिर्फ ऐसा ही कैश जब्त करना है जिसकी संभावना हो राजनीतिक दुरुपयोग के लिए या मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए। हम लोगों ने जब अपने एफएस की टीम्स, फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स की जो भी हमने प्रशिक्षण सत्र ऑर्गेनाइज किए हैं, उनको बार बार इसी बात पे जोर दिया है कि जो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होते हैं या व्यापारी के पास जो राशि होती है, अगर उनके पास पूरा प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसको जब्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तत्काल तो नहीं इसके होते, बाद में ला सकता है वो, हाँ, उस समय तो नहीं होते उसके पास। इसके बाद भी अगर इसके बाद भी राशि जब्त की गई है और अगर वो दस्तावेज दिखाते हैं तो हमारे जिले स्तर पे कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी निर्णय लेके अधिकतम 3 दिन में निर्णय लेके वो राशि रिलीज कर सकती है। तो ये आपके निर्देश है कि ताकि व्यापारी को कम से कम परेशान ना होना पड़े। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास सरकार द्वारा किए जाते हैं, एनजीओ द्वारा किए जाते हैं। हम लोग भी मीडिया के माध्यम से लगातार अपनी जनभागीदारी को मानते हुए, अपनी सामाजिक सरोकार को मानते हुए ये प्रचार करते हैं कि खूब मतदान है और सब डालिए, सबको डालना चाहिए, अनिवार्य है, खूब कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी मामला 70-72, 70-72, 75 पर आकर रुक जाता है। 100% ना हो, लेकिन कम से कम 90% तक ये वोटिंग हो, इसके लिए हम क्या कोशिश कर सकते हैं? हमारी जो स्वीप एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम लोग मतदाताओं के बीच जाके जागरूकता का काम, उन्हें मोटिवेट करने का काम करते हैं। और इसी क्रम में विधानसभा चुनाव में इंदौर जैसे बड़े अर्बन शहर में 71% की वोटिंग थी। वो अपने आप में कम ज़्यादा की बात नहीं, लेकिन एक उपलब्धि थी। उसी सिलसिले को, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 25 से 30 लाख की आबादी वाले जो शहर हैं, पूरे प्रदेश में तो नहीं लेकिन पूरे देश में जितने भी शहर हैं उसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग इंदौर में हो।
और इंदौर की जो जनता है हमारे शहर को लगातार पिछले 3 साल से स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 बनाती आ रही स्वच्छता है। में हम नंबर 1 हैं। और तो मुझे लगता है कि इसी क्रम को हम जारी रखेंगे और वोटिंग के मतदान करने में भी मतदान नंबर के 1 में भी बनेंगे। हम लोग इंदौर के जो लोग हैं हमें नंबर 1 पर बनाएंगे। सर ये नहीं भूलना चाहिए कि 19 मई को बहुत गर्मी होगी, उस गर्मी से भी मतदान प्रभावित होगा। मुझे लगता है कि आई मीन 5 साल में अगर एक बार कोई इवेंट आता है, 5 साल में किसी को वोटिंग करने का मौका मिल रहा है, तो इस अवसर को उपयोग करना चाहिए। गर्मी, बारिश, लू, ठंडी तो कभी भी आ सकती है। चलता ही रहता है। पर बिल्कुल। सर क्या ऐसा कोई योजना है आपके दिमाग में, ऐसा एक्शन प्लान है कि सुबह 8 बजे से 11 बजे तक काफ़ी तेज़ वोटिंग होगी, फिर बाद में 4 बजे से बाद में जी। वोटिंग में तेज़ी आएगी, दोपहर में चूंकि लू रहेगी, गर्मी रहेगी, तो शायद वोटिंग कम हो जाए, तो उस दौरान जब बहुत मतदाता उमड़ेगा सुबह सुबह वोट डालने के लिए, उस दौरान व्यवस्थाएं ना भंग हो, इसके लिए क्या सोचा है आपने? हमारे जो क्यू मैनेजमेंट का सिस्टम है, इस बार उसको हम लोग और मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि हमारा पूरे प्रयास इसी बात पर है कि हमारे प्रत्येक मतदाता को मतदान केंद्र पे जो हम सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं वो हम लोग कराएंगे। और मुझे लग रहा है कि 19 मई को हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि अधिकाधिक मतदाता आएँ और अपने मतदान केंद्रों वो पे सुविधाएं पानी वोट की करें। है, छाव की बिल्कुल। है? जो आयोग ने निर्देश दिए हैं कि हमें 13 तरह की व्यवस्थाएं प्रत्येक मतदान केंद्र पे करनी है, जिन्हें हम AMF एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ कह रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 3 चीज़ों पे हमारा जोर रहेगा। पहला कि जब वोटरों की कतार लगती है तो उन्हें पर्याप्त छाया की व्यवस्था की जाए, जिसके लिए हम लोग मतदान केंद्रों पर टेंट की व्यवस्था भी करेंगे। दूसरा, पेयजल की व्यवस्था। और तीसरा, टॉयलेट्स पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग। और इन सब व्यवस्थाओं को देखने के लिए, मैनेज करने के लिए हमारी टीम ऑलरेडी तैयार है जो अपना काम करेगी। और इसके साथ साथ जो हमारे दिव्यांग वोटर्स हैं उनके लिए हम लोग परिवहन की भी व्यवस्था करेंगे और उनको असिस्ट करने के लिए वॉलंटियर्स की भी व्यवस्था करेंगे। ओवरऑल हमारा प्रयास ये है कि अभी हमारे पास काफ़ी लंबा समय है पोलिंग के पहले। इस समय को हम लोग वोटर्स के बीच में जाके बहुत बड़े स्तर पे, वृहद स्तर पे हम लोग कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रहे हैं। और इस बार हम लोग एक नई थीम पे भी काम कर रहे हैं कि प्रायः ये ट्रेंड देखा गया है वोटिंग का कि जब वोटिंग होती है तो उसमें जो पुरुष मतदाता होते हैं उनके मतदान का प्रतिशत हमेशा अधिक रहा है महिला मतदान के प्रतिशत से। ये जो ट्रेंड रहा है इसके विपरीत जाकर हम लोगों ने इंदौर ज़िले के लिए ये चुनौती स्वीकार की है कि क्यों ना इस बार महिला मतदाता का प्रतिशत है वो पुरुष मतदाता प्रतिशत से अधिक रहे। तो उसके लिए और क्या कर रहे हैं आप? उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग स्तर पे इवेंट्स प्लान किए हैं कि ये क्योंकि चुनौती इतनी बड़ी है तो उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रयास हैं वो भी हमें बहुत अधिक करने पड़ेंगे और संगठित प्रयास करने पड़ेंगे। महिला मतदाता को जोड़ने के लिए हमने सबसे पहले 2 अप्रैल को एक अनूठा आयोजन किया था जिसको हमने ऑल विमेन स्वीप प्रोग्राम दिया था। उस पूरे कार्यक्रम में जो प्रतिभागी थे, जो वक्ता थे, उसको मैनेज करने वाले जो पुलिसकर्मी थे वो भी सब महिलाएं थे। और वो हमारा एक किक स्टार्ट के रूप में हम लोगों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था कि जिसकी टैगलाइन थी कि हर नारी का यह भी श्रृंगार, मेरा मत मेरा अधिकार। कि जो हम अपने माथे पे बिंदी लगाते हैं, साज सज्जा करते हैं, इस बार क्यों ना अपने उंगली पे भी हमारा जो एक बिंदी लगनी चाहिए। एक बिंदी लगनी चाहिए, वोटिंग का निशान लगना चाहिए। इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे जितने भी महिला आइकन हैं हमारे शहर में और विमेन क्लब हैं, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, संगठन हैं, हम उन सभी से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने माध्यम से एक चेन क्रिएट करें ताकि हमारे हर महिला मतदाता तक ये मैसेज पहुंचे कि 19 मई को उन्हें आके वोट करना है। सर असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की क्या स्थिति, क्योंकि चुनाव में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करते हैं वो असामाजिक तत्व होते हैं। सारे राजनीतिक दल और सारे राजनेता उम्मीदवार जो है वो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों का उपयोग करते हैं, लोगों को डराने में, धमकाने में और मतदान को प्रभावित करने में, बस्तियों को प्रभावित करने में। तो इसके पहले और पिछले कुछ 2-3 महीनों में इंदौर में कानून व्यवस्था की स्थिति में भी थोड़ा गिरावट आई है, गुंडागिर्दी बढ़ी है। जिस तरह से ATM से कोई बंदा बाहर निकल रहा है और उसको जिस तरह से उसकी हत्या की जा रही है, ये कभी इंदौर शहर की तासीर नहीं रही। इंदौर इस तरह का शहर नहीं रहा। तो क्या सख्ती प्रशासन करने जा रहा है?
देखिए, जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसमें तो हम लोग कार्रवाई कर ही रहे हैं और कार्रवाई होगी भी। लेकिन इसके अतिरिक्त शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न करने के लिए हम लोगों ने अपनी जो एक स्ट्रैटेजी बनाई है वो बहुत स्पष्ट है कि ऐसा कोई भी असामाजिक तत्व जो पोल डे या उसके पहले चुनाव प्रभावित कर सकता है या मतदाताओं को डरा धमकाने की कार्यवाही कर सकता है, ऐसे सभी लोगों को नामजद चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में हम लोगों ने निर्देशित किया है कि प्रत्येक थाने स्तर पे जो गुंडा लिस्ट बनती है जिसमें असामाजिक तत्वों का नाम होता है, उस लिस्ट को हम सिर्फ एक संख्या के रूप में ना देखें। उस संख्या में जो नाम है उस नाम का हम लोग चिन्हांकन करें और ये तस्दीक कर लें कि सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए हमारी लिस्ट तैयार ना हो, वास्तविक रूप से उस थाना क्षेत्र में जो असामाजिक तत्व हैं, जो अवांछनीय तत्व हैं, उनका चिन्हांकन करके उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। अभी तक जो हम लोग प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हैं, रासुका की जो आप कार्रवाई करते हैं, जिला बदर की रासुका करते के हैं। साथ जिला बदर है और सीआरपीसी में जो 107-16 की जो प्रतिबंधात्मक कार्यवाही होती है, अभी तक करीबन 7,500 प्रकरण हमें प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से हमने 3,000 लोगों से ऑलरेडी बंदी पत्र निष्पादित करा लिया, जो अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। और कुछ ऐसे प्रकरण भी आए हैं कि हमने जिन असामाजिक तत्वों से बंदी पत्र निष्पादित किए थे उन्होंने उसकी शर्तों का उल्लंघन किया। ऐसे ऑलरेडी 32 लोगों को हम लोग जेल भेजने की कार्रवाई कर चुके हैं। पुलिस ऑफिसर अक्सर ये कहते हैं कि साहब वो हम लोग तो कार्रवाई करके भेजते हैं, लेकिन एसडीएम कोर्ट से बंदा छूट जाता है या मामूली से 151 कार्रवाई होती है, छूट जाता है, उसके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई नहीं होती, रासुका नहीं होती। तो आपके आने के बाद कितनी रासुकाएं हुई हैं, कितने जिला बदर हुए हैं, इस तरह का कोई? देखिए, मैंने पहले ही स्पष्ट किया है सभी को कि हमारा आंकड़ों को लेके हम लोग अपने किसी भी अधिकारी की कोई समीक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम आंकड़ों पे जाते हैं तो पूरा ध्यान आंकड़े बढ़ाने पर हो जाता है, इस बात पर नहीं होता है कि जो प्रकरण हमारे पास आ रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या है। पुलिस जो भी प्रकरण पेश करती है, हमारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनका पहला जो दायित्व ये है कि प्रकरण की गंभीरता को देख लें, अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये परीक्षण कर लें कि वास्तविक रूप से ये व्यक्ति असामाजिक तत्व की श्रेणी में आता है या नहीं आता है। और अगर नहीं आता है तो ऐसे प्रकरणों को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। वो प्रकरण प्रथम दृष्टया ही हमें खारिज करना चाहिए, वो हम कर भी रहे हैं, ताकि हमारा पूरा समय और ऊर्जा ऐसे प्रकरणों में हम लोग डाइवर्ट कर सकें जो वास्तविक रूप से असामाजिक तत्व है, उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई कर सकें। इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि हमने जो केसेस हमारे मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट में आए हैं उसकी संख्या तो 7,500 है, लेकिन हमने सिर्फ 42% केसेस ये भी डिस्पोज किए हैं, क्योंकि हम प्रत्येक प्रकरण का केस टू केस परीक्षण कर रहे हैं और यदि वो ऑर्डर होने लायक पाया जाता है, ऐसे ही प्रकरण में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जैसे जैसे चुनाव की गर्मी बढ़ेगी, जैसे जैसे चुनाव प्रचार बढ़ेगा, वैसे वैसे जुबानी जिसको कहना चाहिए युद्ध शुरू हो जाएगा दोनों दलों में, दोनों दलों के उम्मीदवारों में। तब जो भाषण होंगे, जो प्रचार होगा, वो उसमें जाति का भी रंग आएगा, धर्म का भी रंग आएगा, सांप्रदायिकता की बात होगी और कहीं ना कहीं समाज का जो ताना बाना है उसको बिगाड़ने की कोशिश हर चुनाव में होती है। आपने तो कई जिलों में चुनाव कराए हैं, कोई भी चुनाव इससे अछूता नहीं है, क्योंकि इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ जाति सबसे महत्वपूर्ण होती है चुनाव में, धर्म सबसे महत्वपूर्ण होता है चुनाव में, और कोशिश की जाती है कि धर्म और जातियों को आपस में लड़ाकर राजनीतिक मंतव्य और हित साधे जाएं। जिला प्रशासन इसको रोकने के लिए क्या कोशिश कर रहा है? जैसे ही आदर्श आचार संहिता लगती है, उसकी एक छोटी सी बुकलेट आती है जो हम राजनीतिक दलों को और अभ्यर्थियों को देते हैं। उस बुकलेट का पहला पन्ना ही ये उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा जाति या धर्म के आधार पर यदि मत याचना की जाती है तो अपने आप में वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसे प्रकरणों का संज्ञान लेके कार्रवाई की जाए। हम लोग इस जो आयोग के निर्देश हैं और जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950-1951, उसमें जो निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में बार बार जानकारी देने के लिए और राजनीतिक दलों को अवेयर करने के लिए हम लोग साप्ताहिक रूप से स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित करते हैं, जहां पे आयोग के जो भी लेटेस्ट निर्देश होते हैं और इलेक्शन संचालन की जो नियम बने हुए हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ज़्यादा जानकारी होगी, स्पष्ट होगी, उतना ज़्यादा उल्लंघन के जो चांसेस है वो कम रहेंगे। लेकिन इसके बाद भी यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां पर आयोग के निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है,
या ऐसे कोई वक्तव्य, ऐसे कोई इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे शांति भंग होने की संभावना होती है, ऐसे प्रत्येक प्रकरण का संज्ञान लेके कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहुत धन्यवाद कलेक्टर लोकेश जाटव आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए। आज तो हमने अपने कलेक्टर साहब से सिर्फ चुनाव और आदर्श आचार संहिता इस पर ही चर्चा की है। मैं जल्दी हमें उन्हें एक बार फिर से आमंत्रित करेंगे जब आदर्श आचार संहिता हट जाएगी, उसके बाद शहर के विकास को लेकर और बहुत सारे मुद्दों पर उनसे चर्चा करना बाकी है। आज तो केवल हमारी ये चुनावी चर्चा थी जिसमें कलेक्टर साहब ने बहुत जोर देकर कहा है कि वे चाहते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा जो बड़े शहर हैं उनमें सबसे ज़्यादा मतदान इंदौर में हो और महिलाओं का यह मतदान बहुत बड़े है। उसके लिए वो क्या प्रयास कर रहे हैं, सरकार क्या प्रयास कर रही है, जिला प्रशासन क्या प्रयास कर रहा है, उसको तफसील से यहाँ जाटव साहब ने बताया है। हम उम्मीद करते हैं कि उनके ये प्रयास कामयाब होंगे, महिलाएं भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी और जो बिंदी उसका श्रृंगार है उसके साथ साथ उंगली की बिंदी भी एक श्रृंगार बनेगी और पुरुष लोग भी गर्मी का, लू का, थप्पड़ों का परवाह किए बगैर बड़ी मात्रा में वोट डालेंगे और इंदौर को उसी तरह से नंबर 1 बनाएंगे जैसे हमने स्वच्छता में हम नंबर 1 बने हैं, वैसे हम मतदान में भी हम नंबर 1 बनेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइए। देखते रहिए DGNR न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।